बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे अभी जो सेशन गुजरा है UNGA का अमेरिका में, वहाँ पे क्या क्या होता रहा, स्पेशली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से और हिंद के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं। इस रीजन में अफ़गानिस्तान के हालात के हवाले से भी लोगों के कंसर्न्स थे मुख्तलिफ लीडर्स के, और उन्होंने अमेरिका के साथ उसको शेयर किया है। इन चीज़ों के ऊपर बात तो करेंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने मुझे ज्वाइन किया एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम उसको मतलब मिलवाता हूँ आप लोगों से, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मेरे साथ आज मौजूद है बड़े ज़बरदस्त, क्योंकि बीच में से काफ़ी गैर हाजिर रहे, आशीष सिंह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, ज्वाइनिंग मी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल 3-4-5 महीने हो गए कि हमारी मतलब मुलाकात इस फोरम के ऊपर नहीं हुई, वैसे बातचीत कभी कभार हो जाती है फ़ोन पे। आशीष, कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया फ़कार, मैं बहुत खैरियत से हूँ यहाँ पे, और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते टू यू ऑल्सो। आशीष, बात करेंगे UNGA का बड़ा मतलब बहुत बड़ा सेशन होता है हर साल, बड़ा इंतजार होता है, और स्पेशली हम इस रीजन के जो रहने वाले लोग हैं, आपके मुल्क के हो या मेरे मुल्क के हो, और हुकूमतें वो कोशिश करती है कि यार वहां पे वो सबकत लेके जाए। हिंदुस्तान कोशिश करता है कि यार अगर वहां पे जिस तरीके से आजकल चाइना के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है इंडिया, पाकिस्तान का फोकस पॉइंट आज भी मैं कहूंगा कि वो हिंदुस्तान एंड इसके साथ साथ अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान के इशू की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने इसके ऊपर बात की। दोनों रहनुमाओं की स्पीचेस आपने सुनी। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एनालिस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या नजर आया आपको कि क्या जो मैं और आप हैं, यानी एज ए लेमैन मैं बात कर रहा हूं, एज ए जर्नलिस्ट बात नहीं कर रहा हूं, एक आम शहरी के लिए उसमें क्या ऐसी चीज थी कि मोदी जी ने उस प्लेटफॉर्म को यूज करके की और इमरान खान साहब ने नहीं की? देखिए फ़कार, अगर आप मोदी वर्सेस इमरान खान UNGA स्पीच कंपैरिजन गेम पे जाएंगे, तो ये गेम तो इमरान खान ये शुरू होने से पहले ही हार गए थे। देखिए, UNGA सेशन हो और पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसका बहुत ज़्यादा फोकल पॉइंट रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान एंड तालिबान पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा वर्ल्ड देख रहा था, और आप वहाँ पर जाते भी नहीं हैं, इन पर्सन नहीं अटेंड करते हैं, तो उसी से समझ में आता है कि कितने आप पैसिव या बैकफुट पर हैं। ये तो आपका जोक बनी गया है कि बाइडेन का फोन नहीं आया, बाइडेन का फोन नहीं आया, तो उससे काफी ज्यादा मुझे लगता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और वो एक फेस सेविंग मेजर के तौर पर वो गए भी नहीं इन पर्सन। और विशेष तौर पर तब अगर आप देखेंगे फ़कार की कोविड के पेंडेमिक के 1-1.5 साल के बाद में ये इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना, जहां पर आप बहुत सारे बायलैटरल्स और बहुत सारे मल्टीलैटरल्स एक साथ में कर सकते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूटिलाइज करती हैं। और आपके यहाँ से कौन गए थे? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भेजा आपके नेशनल असेंबली के से शाहरियार अफरीदी, उनको बोला जाके आप UNGA पे बात कीजिए कश्मीर की। वो टाइम स्क्वायर पे लीवाइस की टी शर्ट पहन के कश्मीरी महिलाओं और बच्चों की बात कर रहे थे। it's visibly, and I would say आशीष, वो तो वहां पे लोगों की पता नहीं वहां पे खड़े होके और कहते यार इसकी बेटी को देखो भाई, आप सुनो समझो इस चीज को, उसकी बेटी को देखो। तो लोकल अमेरिकन से भी लड़ने और बाताकानी करने लगे थे, और आई डोंट नो वो वीडियो कैसे पोस्ट भी कर सकते हैं, बट ठीक है। दैट पॉइंट इज कि सीरियसनेस और अप्रोच को लेकर, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो गेम शुरू होने से पहले ही इमरान खान वो गेम हार चुके थे, और इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए, एक कंसिस्टेंसी आप पैटर्न देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो भी UNGA के 4 स्पीचेस हुए हैं, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली अपना 1/3 या हाफ इनिशियल जो पार्ट होता है टाइम ऑफ हिज अलॉटेड स्पीच इज बेसिकली वो इंडिया में किस तरह की डेवलपमेंट्स किन किन पॉलिसीज को लेकर हुई है, उसको लेकर बहुत स्पेसिफिकली पूरे वर्ल्ड को इन्फॉर्म करते हैं। एंड आई से दैट वेरी नोटिस दैट वेरी स्पेसिफिकली, प्राइमरली बिकॉज फ़कार इस प्लैनेट पे एवरी 6 पर्सन इज एन इंडियन। सो जो कुछ इंडियन पॉपुलेशन के साथ हो रहा है वो डायरेक्टली पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है, और इसीलिए PM का वो जो स्लोगन था कि जब इंडिया ग्रो करता है तो पूरा वर्ल्ड ग्रो करता है। इट इज फ्रॉम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी उस प्लेटफॉर्म को बहुत बेहतरीन तरीके से ही नोज हाउ टू यूटिलाइज इट, पूरे वर्ल्ड को भी बताते हैं। और उसके बाद में पाकिस्तान रिलेटेड आप देखिए, वो
मुझे नहीं याद है, एटलीस्ट मैं 3 यूएनजीए स्पीचेस में पीएम की बहुत केयरफुली मॉनिटर कर चुका हूँ, वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, वो कश्मीर वाले इशू पे बात नहीं करते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड इश्यूज को, एलओसी को, आईबी को, ये सब को कुछ भी डिस्कशन में नहीं लाते हैं. That shows, what is the current government's vision in policy, कि उस लेवल पर हम क्यों पाकिस्तान का नाम लें, बट टेररिज्म का नाम लेते हैं. और ये तो एक थीम सा रहा है, आप न केवल इंडिया में, किसी भी आप बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल्स को देख लीजिए, ये तो एक हाईलाइटिंग सब्जेक्ट होता ही है. तो ये विजन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम इंडो पैसिफिक टू मैरीटाइम टू एनवायरमेंट टू टेररिज्म, Afghanistan Prime Minister spoke very strongly and very openly. So that is an indication that how strong India and Afghanistan relations have been and how India has invested in Afghanistan. So अफगानिस्तान के लोगों में इन्वेस्ट किया गया था, ना कि एक किसी प्रेसिडेंट पे या फिर दूसरे किसी प्रेसिडेंट पे. सो ये एक अच्छा एक आई वुड से इंक्लूसिव और टचिंग अपॉन मल्टीपल इंडिया ओरिएंटेड टॉपिक वाला स्पीच था. इमरान खान की स्पीच में क्या था, मतलब वो जो एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट, मुझे लगता नहीं कि फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड का कनेक्शन, मुझे लगता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के स्पीच से आपके आवाम को भी कनेक्ट हुआ होगा कि वो हमारी बात कर रहे हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं. इट वाज अ कंप्लीटली हेवायर स्पीच. और अब आपके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी गए हैं, वो जाके वो लंदन कॉकस में बात कर रहे हैं, कश्मीर कॉकस पे. आपके जो पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश लॉ मेकर्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं. ये तो ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के लेवल का काम है. ये तो अब उसे जॉइंट सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल ये काम कर लेते. दैट शोज कि आपके वहां पर इस पॉलिसी को लेके, यूएनजीए को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके एक्सपेक्टेशन ही बहुत लो है और परफॉर्मेंस बहुत लो दिख ही रही है. अभी तक मैं डॉक्टर जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो लौटे नहीं है उस विजिट से, और पिछले 72 आवर्स में वो half a dozen कंट्रीज कवर कर रहे हैं. यूएनजीए के बाद की बात मैं कर रहा हूँ. वी हैड क्वाड मीटिंग, वी हैड बायलैटरल विद यूएस, वी हैड यूएनजीए, और उसके बाद में भी वो कंटिन्यूअसली छोटी छोटी कंट्रीज पे मिलते मिलाते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं. आशीष, एक चीज मुझे मतलब आपसे, क्योंकि आपकी बड़ी नजर है इस चीज के ऊपर, क्या मेन डिफरेंस क्या है? हमारी एम्बेसीज भी हैं तकरीबन दुनिया के ऑलमोस्ट हर मुल्क के कैपिटल में हमारी एम्बेसी मौजूद है, हिंदुस्तान की भी है. लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, बल्कि इवन पाकिस्तान में बाकी लोग भी बेशक हिंदुस्तान से 100 इख्तिलाफ सही उनको, लेकिन वो ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रांग है. वो जहां पे उनके लोग होते हैं, उनके फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, थर्ड सेक्रेटरी और उनके जो एम्बेसडर्स होते हैं, वो अपना काम बड़ा, जिसे कहते हैं कि वो इबादत समझ के करते हैं. ये मुझे, और ये मतलब एक ऐसे बंदे ने मुझे बताया जो यहाँ पे मतलब एक स्पाई एजेंसी के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले मेरी उनके साथ गपशप हो रही थी, तो उन्होंने मुझे, मैं कहा यार क्या फर्क है? उसने कहा यार वो बड़ा बड़ा जिसे कहते हैं ना कि दिल से अपने मुल्क के लिए काम करते हैं. तो क्या आपको नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तानी वहां पे जो बाकी एम्बेसीज हैं, हमारी यूएन में भी हमारे लोग हैं, आप लोगों के लोग भी हैं, क्या मेन फर्क आपको नजर आता है कि यार वो शायद काम सही नहीं कर रहे या अपना पर्सनल मुफाद जो है वो इंटरेस्ट देखते हैं, मुल्क का नहीं देखते? दिस इज द मेन डिफरेंस. अगर आई बीइंग अ जर्नलिस्ट आई वुड रिफ्रेन कि मैं एक डिप्लोमेट को जज करूं, बट मैं ऑब्जर्वेशन आपके जरूर देना चाहूंगा आपके क्वेश्चन के रिस्पांस में. जैसे यहाँ पर भी पाकिस्तान हाई कमीशन में हम इंटरेक्शंस करते रहते हैं, और मुझे जो एक डायरेक्ट कंपैरिजन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे इमेज याद आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, हेग में, नेदरलैंड में, जब दोनों टीम्स थी, दोनों डिप्लोमेट्स की टीम्स आमने सामने थी. एंड लकीली मैं 3 बार वहां पर एक कवरेज कर चुका हूँ अलग अलग सेशंस में. तो एक प्रोफेशनलिज्म का मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दिया. आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रेंड ही नहीं है, एकदम एमेच्योर जो जैसे डिप्लोमेट्स होते हैं ना, उनके तरह वो बिहेव करते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं. और न केवल मैं इंडिया और पाकिस्तान के खाली बायलैटरल इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीलैटरल पर भी मैं कई जगह पे देख चुका हूँ. जब इससे पहले भी हमने बिम्स्टेक और सार्क में जब हम कंपैरिजन देख रहे हैं, जिसमें फर्क, प्राइमरी फर्क पाकिस्तान के प्रेजेंस सार्क का और बिम्स्टेक में पाकिस्तान के एब्सेंस का है, तो वो डिफरेंस दिखाई देता है. इनफैक्ट कई जगहों पर तो मुझे ऐसा लगा कि बांग्लादेशी डिप्लोमेट इज मच मोर मैच्योर, हैज मच मोर आई वुड से फोकस्ड अप्रोच
और is much more trained, is much more I would say articulate. So एक ये प्रोफेशनलिज्म का बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा देता है। और देखिए फकार, एक चीज है, दो क्विक पॉइंट्स कहना चाहूंगा। जब भी लीडरशिप होती है किसी भी कंट्री में, वो ब्यूरोक्रेसी जिसमें डिप्लोमेट्स भी शामिल होते हैं, उसका ही हिस्सा होता है। ब्यूरोक्रेसी इज लाइक वाटर, वो लीडरशिप ब्यूरोक्रेसी जो वाटर होता है ना, अपना शेप ले लेता है, उसको किसी भी कलर में आप ऐड कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज लाइक दैट इन माय पर्सनल ओपिनियन। तो जब आपकी लीडरशिप इस तरह की होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो सिस्टम है ना, वो भी उसी तरह का हो जाता है। लीडरशिप से बहुत फर्क पड़ता है। दैट इज वन। सेकंड, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन देखे, क्योंकि आपका आर्मी और आईएसआई का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट रनिंग द शो वाला गेम है, तो डिप्लोमेट्स को पता है। और इसीलिए इनफैक्ट आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ योर कॉलीग्स लास्ट वीक, और उनको भी मैंने यही कहा कि जो बाइडेन ने फोन नहीं किया इमरान खान को, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान तो डिसीजन लेगा नहीं, तो उनसे क्यों फोन पे बात करूं। तो पेंटागन और रावलपिंडी के बीच में हॉटलाइन ऑन है ना, तो जहां पे बात हो रही है, इमरान खान को फोन करने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह के बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मुझे दिखाई देते हैं। और आर्मी और आईएसआई का इंटरफेरेंस एंड रनिंग द शो इज द बिगेस्ट रीजन, जो मुझे लगता है कि उस वजह से डिप्लोमेट्स को लगता होगा कि वी आर काइंड ऑफ सेकेंडरी। मिलिट्री डोमेन में अगर आप देखें, पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स की बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होती, हमेशा आर्मी की ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया ऑपरेशन वाइज क्योंकि आर्मी इन्वॉल्व है, बट नेवी एंड एयरफोर्स हैज द इक्वल रिस्पेक्ट एंड द मैंडेट एंड द कैपेबिलिटी। बट पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि नेवी, आपकी नेवी और आपके एयरफोर्स को भी पता है कि who is running the show. ओके, एक चीज मुझे मतलब आप लोग के टीवी चैनल पे 2-3 दिन पहले यूएनजीए के हवाले से मैं बात कर रहा था, और मैंने एक बात कही कि यार पावर हाउस, यानी अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पावर हाउस इस्लामाबाद को होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पावर हाउस रावलपिंडी है, जिसकी वजह से शायद मुझे भी आपकी बात को बिल्कुल आशीष मैं सेकंड करूंगा कि अगर जब फैसला उनको पता है कि यार फैसले होने वहां पे है, तो हमें क्या जरूरत है यहाँ इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कॉल करने की या किसी से बात करने की या उनको इंपॉर्टेंस देने की। उनको पता है कि एक दो बंदों के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा है और वो रहेगा, वो खत्म ही नहीं होता, वो रहे कहीं और भी चले जाएं या खत्म भी, रिटायर्ड भी हो जाएं, तो फिर भी वो उनको उनका ख्याल रखते हैं। तो शायद ये एक मेन वजह जो है डेमोक्रेसी आपने बयान की, और बड़ी मतलब दिल को लगी ये बात मेरे। अच्छा, अच्छी सी एक चीज और है कि वहां पे अफगानिस्तान का जिक्र तो मोदी जी ने किया, इमरान खान ने भी किया। इमरान खान ने कहा कि यार अगर उनको हम ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब बगैर किसी बेयारो मददगार जिसको हम कहते हैं इन मतलब इजी वर्ड, तो हो सकता है कि वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो जाए, दुनिया के लिए अफगानिस्तान एक उस तरह की चीज बन जाए जिस तरह 2000 या 2001 में हम देख रहे थे। मोदी जी ने कहा कि यार वहां पे इस तरह की हुकूमत लाने वाले या लाई गई या जो भी था, अमेरिका में उन्होंने इस चीज के ऊपर बात की। लेकिन जो कुछ भी हुआ, अभी वहां पे 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन है उनकी, वो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। वो बेशक गलती मेरी है या आपकी है या किसी XYZ की है, लेकिन वो मेरे और आप जैसे ही लोग हैं, वो सफर करें। तो उसके ऊपर क्या मतलब एक एज ए हिंदुस्तानी या एज ए जर्नलिस्ट आपकी क्या मतलब राय है कि क्या कर लेना चाहिए दुनिया को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, क्योंकि ये करीब के ममालिक हैं और दोनों ममालिक में बहुत सारे लोग अफगानिस्तान के रहते हैं और बहुत शायद मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है हमसे भी और आपसे भी उनको। देखिए, इंडिया ने वहां पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे वो सलमान डैम हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो। तो इंडिया हमेशा से ही चाहेगा कि वहां पर उन चीजों को जिसमें इन्वेस्ट किया है, अगर आप रफली देखेंगे तो एक $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, पर वो प्राइमरीली मिलिट्री डोमेन में नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक डोमेन में नहीं है, वो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमेन में है। तो वो बहुत ही क्लियर मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए। इनफैक्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हंसते भी थे कि इंडिया मेक्स लाइब्रेरी, आई डोंट नो हू रीड्स बुक्स इन अफगानिस्तान। आई एम श्योर आपके कई दर्शकों को वो स्टेटमेंट याद भी होगा। सो इंडिया का इन्वेस्टमेंट उस तरह का है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों, आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान में किस तरह का साथ में कुछ कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स जब
एयर सपोर्ट दे रहा था तालिबान को बोल्डेक एरिया में, और अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सालेह खुद ट्वीट करके बता रहे थे पूरे वर्ल्ड को, तब वर्ल्ड कहाँ था? जब पाकिस्तानी मिलिट्री आर्मी के हॉस्पिटल्स में तालिबानी जो लड़ाके हैं उनके ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको वहां पे एडमिट किया जा रहा था, तब पूरा वर्ल्ड कहाँ था? कमिंग बैक टू योर लार्जर क्वेश्चन प्रकार, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक शर्मनाक बात है। जो तस्वीरें हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, लोग एयरक्राफ्ट से लटकते हुए गिर रहे हैं, मर रहे हैं, वहां पे जिस तरह से लोगों को हैंग कर दिया जा रहा है, WHO ने जिस तरह से पूरे वर्ल्ड को डिसअपॉइंट किया, फेल किया पेंडेमिक और कोविड-19 एस्पेक्ट में, यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान को और पूरे वर्ल्ड को फेल कर दिया है। इनफैक्ट इसके बाद एक थीम सा बनता हुआ नजर आ रहा है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, चाहे वो WHO हो या फिर यूनाइटेड नेशंस हो, they are not up to the mark and they are not delivering, they are not doing the purpose what they were formed for. So क्या मतलब है यूनाइटेड नेशन का? अगर आप इस तरह से दुनिया के किसी भी इलाके में, इन दिस केस इज अफगानिस्तान, अगर महिलाएं बच्चे इस तरह से उन पे जुल्म हो रहे हैं, लोगों को सरेआम मार दिया जा रहा है, क्या करे इस तरह की डेमोक्रेसी और इस तरह के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का? तो ये हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इंडिया के लिए प्रैक्टिकली अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम बची है, क्योंकि ट्रैक 2 अगर हम छोड़ दें तो तालिबान के साथ में डायरेक्ट इंडिया के रिलेशंस रहे नहीं है। इंडिया ने एम्बेसडर सिन्हा को भेजा था कतर में ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमने कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा, बट एट द सेम टाइम वी हैव बीन ऑब्जर्वर, वी हैव नॉट बीन लाइक कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग। सो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। मुझे नहीं लगता कि लेजिटिमेसी या फिर रिकग्निशन तालिबान को बहुत जल्दी इंडिया की तरफ से मिलेगी, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड की हालत है कि क्या करें अफगानिस्तान के लिए, ये फ्रांस को भी नहीं समझ में आ रहा है, रशिया को भी नहीं समझ में आ रहा है, यूएस को भी नहीं आ रहा है, तो इंडिया भी बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत क्लियर पोजीशन में है कि क्या कर सकते हैं। वो एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, और अनफॉर्चुनेटली सभी कंट्रीज को अपने अपने इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे इंटरेस्ट के लिए क्या है, हमारे सिटीजन वहां पे अटके हुए हैं, हमारा क्या बेस है, हमारा क्या इन्वेस्टमेंट है, हमारी क्या पॉलिटिक्स है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू सब डिसीजंस ले रहे हैं। पाकिस्तान हैज बीन वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज तालिबान। तालिबान के लिए आज सबसे बड़ा इशू है लेजिटिमेसी का, रिकग्निशन का। थैंकफुली 24 घंटे पहले यूनाइटेड नेशन ने क्लियर कर दिया कि म्यांमार और अफगानिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स यूएन में बात नहीं करेंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बट प्रैक्टिकली आई डोंट सी इंडिया इज इन अ पोजीशन कि वो कुछ खास कर भी पाए, क्योंकि वो तालिबान वाला एंगेजमेंट बहुत डायरेक्टली और फॉर्मली रहा नहीं है। तो आप अचानक से सोचेंगे, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम इस पोजीशन में पहुंच गए फकार कि हम बस ये मना रहे हैं कि कश्मीर वाला इशू को बहुत ज्यादा ना उठाए तालिबान, बस वो वाला इशू लग रहा है। फकर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आई बिलीव यू। जी अब आ रही आवाज मेरी? अच्छा, तकरीबन एक महीना पहले जब उन्होंने टेक ओवर किया काबुल के ऊपर, तो उसके बाद उनका एक ट्वीट आया था सुहेल शाहीन साहब का। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी जमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना किसी के हाँ मतलब इस तरह की कोई चीज करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि अगर दुनिया में कहीं पे भी मुसलमानों के साथ, और कश्मीर का अलग से उन्होंने नाम लिया, तो कहते कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये वाला इस तरह की चीज क्या थ्रेटनिंग फील होती है हिंदुस्तान के ऐवानों में, या मतलब वो कहते हैं कि यार इट्स नॉर्मल, ये पहले भी ये लोग 1996 से 2001 तक ये इनकी हुकूमत रही वहां पर, और अभी फिर आए आफ्टर 20 ईयर या 21 ईयर, तो मतलब इट डजंट मैटर फॉर अस कि ये आए हैं या गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। स्ट्रेटेजिक डोमेन में सरप्राइज नहीं है इंडिया के लिए, बट टैक्टिकल डोमेन में सरप्राइजेस आ सकते हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे एलओसी को लेकर, इन्फिल्ट्रेशन को लेके, कश्मीर को लेके वो प्रैक्टिकल इश्यूज आ सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि वो इतने बड़े इशू हो जाएंगे कि इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री के लिए हैंडल करना मुश्किल हो पाएगा, वो हैंडल हो जाएंगे आराम से। बट देखिए जब तालिबान ने ये क्लियर कर दिया कि वो यूगर मुस्लिम्स का इशू नहीं उठाएंगे चाइना रिलेटेड, तो ये क्लियर था कि अगर तालिबान को पाकिस्तान और चीन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं कल तो तालिबान इंडिया के खिलाफ बोलना ही था, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कोई सरप्राइज है ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि स्ट्रेटेजिकली हमें कोई सरप्राइज नहीं मिला है, वो कश्मीर की बात कर लें या फिर इस तरह के इश्यूज की बात कर लें। सो वी आर नॉट सरप्राइज, बट प्रैक्टिकली चैलेंजेस आ सकते हैं ऑन ग्राउंड लेवल पर, और उसको लेके प्रिपरेशन ऑलरेडी कई महीनों से की जा रही है।
अब वो तो जब सिचुएशन आएगी और किस तरह से टैक्टफुली हैंडल किया जाएगा उस पर डिपेंड करता है, बट तालिबान से ये एक्सपेक्टेड ही था। और आपको ये भी समझना होगा, डोंट जस्ट लुक एट फ्रॉम इस्लामाबाद और बीजिंग और मॉस्को और न्यू दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू, लुक एट फ्रॉम तालिबान पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अगर आप देखेंगे उनका एग्जिस्टेंस भी इन्हीं चीजों से, अगर वो ये बात नहीं करेंगे तो फिर एग्जिस्टेंस कैसे होगा? दे आर नॉट टॉक अबाउट द इकोनॉमी, वो ये थोड़ी बात करने वाले हैं कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसके बाद में तालिबान आ गया तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी का जीडीपी का क्या रेशियो होगा, कितना ग्रोथ होगा। उन्हें तो यही बात करनी है और उनका एग्जिस्टेंस वही है। तो आई डोंट थिंक द वर्ल्ड शुड बी सरप्राइज एट दीज आई वुड से कमेंट्स। तो ये तो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही था और है भी। अच्छा, एक चीज और है कि मतलब पहले हिंदुस्तान का बहुत इन्फ्लुएंस था। अभी जब मैं तालिबान टेक ओवर के बाद मैं फॉर 10 डेज आई वाज देयर इन अफगानिस्तान, मैंने डिफरेंट इलाके देखे, जलालाबाद, निंगरहार और हेलमंद और वादी पंचेर, काबुल में मेरा स्टे था। मैंने एक चीज देखी वहां पर कि लोगों को हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है बड़ा पसंद है। मतलब अब भी गाड़ी, जो ड्राइवर मेरे साथ होता था तो उसकी गाड़ी में हम अक्सर मतलब कहीं जा रहे होते थे तो वो सॉन्ग जो है वो इंडियन सॉन्ग्स हम सुना करते थे। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें मैंने जो ऑब्जर्व की, मतलब इवन जलालाबाद और काबुल के अंदर मैंने बहुत ज्यादा रक्षास जो ऑटोज देखे। मैंने उससे पूछा, मैं कि यार ये वाला रक्षस तो मतलब पाकिस्तान में मैंने नहीं देखे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत है, पेशावर भरा हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि यार ये हिंदुस्तान से आए हुए हैं और ये मतलब बड़े $3,000 $3,500 का एक ऑटो है यहाँ पर, और बड़े जबरदस्त किस्म के शोर नहीं करते ये। तो वो चीजें अब भी उनके मतलब शहरों में नजर आती हैं, वो गई नहीं है। लेकिन अगर चाइना जिस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, पाकिस्तान का मैं कह देता हूं चले उस तरीके से शायद नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन चाइना के पास पैसा है, वो अफगानिस्तान में पैसा फेंक सकता है। तो हिंदुस्तान उस इन्फ्लुएंस जो उनका 20 साल रहा है, बहुत बड़ा टाइम होता है। $3 अरब को मैं कहता हूं साइड पे रख देते हैं, लेकिन जो टाइम दिया गया था वहां पे वो सारी चीजें बिल्डअप करने के लिए, तो क्या एकदम से बिल्कुल ही मतलब उसको छोड़ देगा हिंदुस्तान की? नहीं यार बस ठीक है, उन्होंने टेक ओवर कर दिया और हमें साइड पे कर दिया, अमेरिका निकल गया वहां से, तो चाइना और पाकिस्तान का इंफ्लुएंस वहां पे रहे, या किसी और मुल्क का, जिस तरह कतर का बहुत ज्यादा है वहां पर? देखिए फकत, इसका आंसर देना इस समय पे किसी के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज नो वन नोज कि अगले महीने क्या होने वाला है एज फार एज तालिबान लेजिटिमेसी एंड द रिकॉग्निशन इज कंसर्न। सो वो वेट एंड वॉच है, और पूरे वर्ल्ड पावर्स के लिए, P5 कंट्रीज के लिए भी वेट एंड वॉच है, एक्सेप्ट बीजिंग। उन्होंने तो सपोर्ट देना है, और वो सपोर्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके BRI प्रोजेक्ट और वो अपने इकोनॉमिक कैलकुलेशन से उनके, जिसमें जियोपॉलिटिक्स एक मेजर रोल प्ले करता है, तो दे आर वेरी क्लियर एंड द एंटायर वर्ल्ड नोज कि चीन क्यों कर रहा है। बट एज फार एज आपने जो स्पेसिफिक्स पूछे कि क्या इंडिया छोड़ देगा, आई थिंक द क्वेश्चन वुड बी कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रही या फिर और खराब हुई तो इंडिया चाह के भी क्या कर लेगा? अगर आप इन्वेस्टमेंट हम करना भी चाहते हैं, हम और भी करना चाहेंगे, तो अगर तालिबान कश्मीर वाली बातें करेगा, तालिबान पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर एक ट्रायंगल बनाएगा, which will default by nature, by geopolitics will be against India. So India चाह के भी कुछ खास कर नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है कि कुछ महीनों में अनफोल्ड होते हुए मुझे दिखाई देगा। लेकिन इट्स अ गुड थिंग, आपने जो ऑब्जर्व किया फकत, ये इन्वेस्टमेंट है। द इन्वेस्टमेंट आई वाज नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ $3 बिलियन, ये एक्चुअली में इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, और ऐसा नहीं कि कोई मोदी गवर्नमेंट ने कर दिया, इसमें एक कंसिस्टेंसी रही है, चाहे वो यहाँ पे UPA हो या फिर NDA हो। यस, इट्स ट्रू कि इस गवर्नमेंट ने आके उसे और बढ़ाया है और बहुत एक्सपेडाइट किया है। इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने भी अफगानिस्तान के लोगों में इन्वेस्ट किया है, वहाँ के कल्चर में किया। और इंडिया के लिए तो दो सॉफ्ट पावर्स हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड एंड म्यूजिक, तो इट वर्क्स वेरी वेल। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है अफगान के साथ में कि दे लव इंडियंस, दे लव इंडियन फूड, दे लव इंडियन म्यूजिक। बट आई फील बैड कि जो इन्वेस्टमेंट इतने किए गए थे, चाहे आप उसे डॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, वो बहुत ज्यादा इरोड होगा। पर देखिए फकार, ये जनरेशन्स पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये कोई 2 साल या 5 साल का कोई बिल्डिंग प्लान नहीं है, ये जनरेशन पे इन्वेस्टमेंट। और जब जनरेशन पे इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो इतनी जल्दी चीजें गायब भी नहीं होती है। जनरेशन कम से कम एक लगता है उसे उस इन्वेस्टमेंट को वहां से रिमूव करने में।
अच्छा, एग्जैक्टली बिल्कुल आशीष, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन वो चीज चल रही होती है। दो दो आखिरी सवाल है, एक तो सिद्धू साहब के हवाले से करूंगा, लेकिन पहले अफगानिस्तान से वापस हम जाएंगे। लेकिन चाबहार पोर्ट बहुत एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, और लोग यही कहते रहे हैं, बल्कि जितने एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ों के, तो उन्होंने कहा कि यार ये इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है जितनी की गवादर पोर्ट की है। वहां पे भी हिंदुस्तान की बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट भी रही है, और मतलब वो चाहते थे कि इन फ्यूचर करे। लेकिन अब चाइना का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान अशरफ गनी साहब उससे फायदा उठाना चाह रहे थे, और ये सारी चीजें एक मतलब पूरा एक प्लान था इस रीजन के लिए। अब वहां पे हिंदुस्तान क्या करेगा, उसको उससे भी मतलब वो कर देगा कि नहीं, बस हमें नहीं चाहिए, हम क्वाड का हिस्सा है, हमारे लिए काफी है, हमें ये चीज चाह बाहर ईरान, क्योंकि अमेरिका और ईरान के आपस में मसाइल हैं, ये भी एक इशू है। या उसको वो आगे बढ़ाएगा जिस तरीके से वो चल रहा था। इंडिया के लिए प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होगा फकार। देखिए, 1.5-2 साल हो गए यूएस ने ईरान के खिलाफ सैंक्शंस किए। इंडिया के अपने एक अलग रीजंस थे, स्पेसिफिकली पेट्रोलियम सेक्टर में ईरान वाज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सप्लायर ऑफ फ्यूल, द क्रूड, आई मीन, फॉर इंडिया। तो वो इंडिया के लिए अपने इकोनॉमिक्स हैं, अपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थे। पर चाइना की एंट्री के बाद में मुझे लगता नहीं है कि चाबहार को लेके इंडिया बहुत ज्यादा कुछ कर भी पाएगा, क्योंकि अब वो सिचुएशन ना बहुत एंगल से, अगर आप देखें, यूएस के सैंक्शंस हुए ईरान के खिलाफ, बहुत ज्यादा टसल चल रही है, एक दूसरे के शिप मार के गिराए जा रहे हैं, चीन की एंट्री, फिर अफगानिस्तान में सिचुएशन और खराब हो जाना, तो ये प्रैक्टिकली इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है चाबहार को होल्ड कंटिन्यू रखना। और चीन इन सब चीजों को लेके बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास मसल पावर है, मनी पावर है। इंडिया के एग्जीक्यूशन को लेके चाबहार में बहुत इश्यूज रहे हैं, और ईरानियंस फॉर ऑल द राइट रीजंस उन्होंने कंप्लेन्स भी किए हैं कि हमारे फंडिंग ठीक से नहीं हुई, जो बोला गया था उसे उस टाइम पे नहीं किया गया। सो ये इश्यूज रहे हैं इंडिया के एग्जीक्यूशन को लेके, और आई डोंट सी उसको लेके, चाबहार को लेके बहुत अच्छी दिन इंडिया को दिखने वाले हैं। राइट, आशीष, लास्ट क्वेश्चन है। नवजोत सिद्धू साहब ने आज रिजाइन किया, मैं आप लोगों के टीवी चैनल्स पे देख रहा था, ब्रेकिंग चल रही थी, और शायद अभी भी उसी के ऊपर बातचीत हो रही है। क्या मसला क्या है कि मतलब इस तरीके से पंजाब को जिस तरह हम देख रहे हैं, पहले उसके आने का और अब जाने का, एक्चुअल मतलब क्या मसला एक ये, और इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल, किसान दोबारा से उठ खड़े हुए, क्या वजूहात क्या है? क्योंकि बहुत अरसे के बाद आज अब दोबारा मैंने देखा कि कल आपके मतलब हमारे वहाँ हिंदुस्तानी जो दोस्त हैं, जर्नलिस्ट, तो उन्होंने मुख्तलिफ ट्विटर पे लगाया हुआ था कि यार ये शराह बंद की, रोड बंद की, ये की। क्या वजह है? मतलब सिद्धू साहब और प्लस जो फॉर्मर का वो था प्रोटेस्ट, दोनों बहुत अलग अलग इशू हैं प्रकार। मैं बैक टू बैक तुरंत आंसर देना चाहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू का जो भी वजह है, बाजवा से गले लगना और इमरान खान से मिलना तो नहीं है। ठीक है, इसकी पंजाब प्रोविंसेस इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स बिल्कुल बिल्कुल, वो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और के बीच में टसल है, वन अपमैनशिप वाली है, जो कि बहुत सारे स्टेट्स में हमें देखने मिलती है। इट्स अ टिपिकल पॉलिटिकल स्टेट लेवल इशू, और वो एक लार्जर डोमेन में आप देखेंगे तो कांग्रेस का नेशनल पर भी लीडरशिप जो दिल्ली में गांधी फैमिली, नेहरू गांधी फैमिली की होल्ड है, वो बहुत सारे स्टेट्स पर और स्टेट लेवल लीडरशिप पे लूज होते जा रही है। इट ऑल्सो इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट लेवल लीडरशिप का फ्रस्ट्रेशन एज फार एज द दिल्ली कैंडिडेट इज कंसर्न। तो बहुत सारी वजह है, और वो सॉर्ट आउट हो भी जाएंगी। जो दूसरा आपने इशू पूछा फार्मर्स को लेके, 1 साल से ऊपर हो गए वो प्रोटेस्ट चल रहा है। कई बार फार्मर्स प्रोटेस्ट ने लाइन भी क्रॉस की, वायलेंट हो गए, लाल किला पे चले गए, फ्लैग के साथ में इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज हुई, कुछ लोग अरेस्ट हुए, कुछ डिटेन हुए, कुछ केसेस भी चल रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग, आई वुड से, मार्च। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इट्स नॉट दैट सिंपल कि फार्मर्स को लेके कुछ इश्यूज है और सरकार नहीं मान रही है। उसमें पॉलिटिकल डिमेंशन है, वो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ चुके हैं या फिर इलेक्शन लड़ने की मंशा रखते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस पिछले 1 साल में हुए हैं, वहां पर उन्होंने बीजेपी को डेंट लगाने की कोशिश की थी इश्यूज को लेके। उसका कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा नहीं, इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट, इट वाज नॉट आई वुड से रिजल्ट डिफाइनिंग इशू और अ मूवमेंट
जो स्टेट लेवल्स पर है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बहुत सारे प्रोटेस्ट बड़े भी चलते रहते हैं, लंबे भी चलते रहते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ गुड एंड हेल्दी सिस्टम इज। लार्जर फार्मर्स आल्सो उनके लिए अपना रूटीन चल रहा है, पर कुछ इश्यूज हैं जो लगते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। बहुत ज्यादा हेड स्ट्रांग वाली पोजीशन है दोनों साइड। गवर्नमेंट से भी फार्मर्स लीडर से भी सेंट्रल गवर्नमेंट फील करती है कि हमने ये कर दिया, ये जो किया है वो अच्छा कर रहे हैं, जो लॉज हैं फार्म लॉज को लेके, पर फार्मर्स को लगता है कि नहीं वो सही नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स इशू फार्मर्स रिलेटेड है, वो पॉलिटिकल डिमेंशंस भी हैं उसमें। बीजेपी और स्टेट लीडर्स भी उसमें कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल अपने पॉलिटिकल स्टेक्स के लिए बिल्कुल चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें बहुत हो रही हैं आजकल। तो खैर एक नया वो शुरू हुआ है, मतलब दैट इज नॉट गुड। ठीक है, प्रोटेस्ट करना अपनी जगह, लेकिन आजकल जो वीडियो वाली गेम शुरू हुई हमारे मुल्क में, तो वो बड़ी डेंजरस है। लोगों की जो वीडियोस लीक की जा रही है और इस तरह की चीज़ें। लेकिन खैर एनीवे, बिल्कुल डेमोक्रेसी जो है आशीष, ये चीज़ मुझे नज़र आती है और शायद मुझे ये बेसिक फ़र्क नज़र आता है। बाकी वहाँ पे और यहाँ पे तकरीबन एक जैसे लोग रहते हैं, शायद जहन भी उसी तरह के हैं, सारा कुछ है। लेकिन जो मेन फ़र्क है मेरे ख्याल में वो जो गवर्नमेंट का स्टाइल है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्राइम मिनिस्टर को किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई वर्दी वाला आके किसी प्राइम मिनिस्टर को, जिस तरह अभी पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मुझे वो जनरल पता नहीं महमूद थे कि कौन थे, अपनी स्टिक जो है मेरे पेट में यूं दे मारी। तो ये जरूरत किसी को नहीं हो सकती, जो मेरे ख्याल में बेशक जितने मर्जी मसाइल हो जाएं लेकिन वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। लेकिन ये वाला मसला जो हम लोगों के साथ है, अब पता नहीं 75 ईयर में तो नहीं हुआ, अब हो फॉर द बेस्ट, अब मैं यही कह सकता हूं, इसके अलावा क्योंकि मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा कि आपने शो को ज्वाइन किया। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।